A very good afternoon to all of you. So the much awaited lecture is here, that is on the topic the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916. इसके अंदर हम म्यूनिसिपैलिटी की कंपोजिशन को समझेंगे, जो हमारे पास 3 tier म्यूनिसिपैलिटी है उसके फंक्शंस को समझेंगे एंड विल ऑल्सो डिस्कस सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अथॉरिटीज़, यानी उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका रिमूवल कैसे होगा, ये सारे के प्रोविजंस हम इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. So the very first topic is going to be the composition of municipality. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि म्यूनिसिपैलिटी को डिफाइन कहाँ किया गया है. तो जो यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट है 1916 का, उसके अंदर सेक्शन 2 इज़ द डेफिनेशन क्लॉज एंड सेक्शन 2 के क्लॉज 9 के अंदर म्यूनिसिपैलिटी टर्म को डिफाइन किया गया है, स्टेटिंग दैट म्यूनिसिपैलिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नमेंट का जिसे आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रेफर किया गया है, जहाँ पर यह कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटी एक इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 243 एंड इन परसुएंस टू दैट हर स्टेट के अंदर 3 तरीके की 3 tier म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाएगी. नगर पंचायत हो सकती है, म्यूनिसिपल काउंसिल हो सकती है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है. And now, since we are talking about the composition of it, तो सेक्शन 9 ऑफ द लेजिस्लेशन टॉक्स अबाउट कि जो म्यूनिसिपैलिटी है ये कंप्राइज करेगा, ये कंसिस्ट करेगा एक प्रेसिडेंट को जो कि उस म्यूनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन होगा, साथ में दीज मेनी मेंबर्स, यानी पहला तो इलेक्टेड मेंबर्स जो आपका नगर पंचायत है वहाँ पर 10 to 24 मेंबर्स, जो आपका म्यूनिसिपल काउंसिल है वहाँ पर 25 to 55 मेंबर्स. फिर उसके बाद कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, हाउस ऑफ द पीपल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. कुछ और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट को बिलोंग करने वाले या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बिलोंग करने वाले, हु आर बीइंग रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर्स विद इन द गिवन म्यूनिसिपल एरिया. साथ ही साथ कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. नगर पंचायत के अंदर वो 2 से 3 हो सकते हैं और म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत 3 से 5 हो सकते हैं. फिर चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज़ हो सकते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एट अ लेटर स्टेज. नाउ द नोटेबल पॉइंट ओवर हियर इज कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो ऑफिस तभी तक होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. साथ ही साथ they shall also have the right to vote in the meetings of the municipalities. Another notable point is कि any vacancy in the category of the members, जो अभी हमने ऊपर A से E क्लॉज के बीच में डिस्कस किया, it shall not be any bar to the constitution or the reconstitution of a municipality. फिर बात करते हैं म्यूनिसिपल एरिया की. सेक्शन 2 के ही क्लॉज 9 कैपिटल A के अंदर डिफाइन किया गया है म्यूनिसिपल एरिया को. यहाँ पर ये कहा गया है that the territorial area of any municipality shall be considered as the municipal area of the given municipality. फिर आ जाइए सेक्शन 3 के अंतर्गत जहाँ पर बात की गई है कि कैसे हम किसी म्यूनिसिपल एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं. तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ बीन एम्पावर्ड किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 243 क्लॉज 2 के अंतर्गत, कि वो किसी भी एरिया को म्यूनिसिपल एरिया के अंतर्गत किसी भी एरिया को म्यूनिसिपल एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं. प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा बिफोर डिक्लेयरिंग एनी एरिया ऑफ म्यूनिसिपल एरिया, तो वो सेक्शन 4 के अंदर डिस्कस किया गया है. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बिफोर द इश्यू ऑफ अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, द गवर्नर शैल पब्लिश अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एंड इनवाइट ऑब्जेक्शन. और ये जो नोटिफिकेशन है इसे क्या किया जाएगा, इसे डीएम के ऑफिस के बाहर चिपकवाया जाएगा या तो जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं या जो भी लोकल एरियाज एडजेसेंट हैं डीएम ऑफिस के वहाँ पर इसे पेस्ट किया जाएगा वॉल पे, सो दैट इट इज़ इंश्योर्ड कि प्रॉपरली लोगों तक पहुँच गया है. और फिर अकॉर्डिंगली इनवाइट किया जाएगा ऑब्जेक्शन. फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस और सजेशंस को कंसिडर करते हुए विद इन द पीरियड स्टेटेड द गिवन एरिया शैल बी नोटिफाइड एज अ म्यूनिसिपल एरिया. नाउ सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट कि अगर किसी एरिया को ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा. तो जहाँ पर गवर्नर किसी भी एरिया को ट्रांजिशनल एरिया या स्मॉलर अर्बन एरिया में इंक्लूड करते हैं तो उस एरिया को
that given area shall thereby become subject to all the notification, rule, regulation, bylaws, order, direction whatsoever it is, जो इशू की जाएगी या बनाई जाएगी, मेड की जाएगी in pursuance to the given enactment. Now if we talk about municipal council, तो सेक्शन 3 के क्लॉज ए में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी डिस्कस किया गया है, जो ये कहता है देयर शैल बी अ नगर पंचायत और अ म्यूनिसिपल काउंसिल. लेटर इफ वी टॉक अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, तो वार्ड्स कमेटी का प्रोविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 यानी डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शन क्लॉज 24 कैपिटल ए के अंतर्गत, जहाँ पर ये कहा गया है कि वार्ड कमेटी ward committee shall be a ward committee which has been referred as in the article 243S of the constitution. अब 3B क्या प्रोवाइड करता है? 3B ये प्रोवाइड करता है कि जो भी वार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है 243S के क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल, जहाँ पर पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज़्यादा है, वो कंसिस्ट करेगी एक वार्ड को. अब कॉम्पोजिशन क्या है? यहाँ पर कॉम्पोजिशन ये है कि यहाँ पर मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स सेम होंगे ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल जो वार्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ ऐसे भी मेंबर्स हो सकते हैं बट अदर मेंबर्स का जो नंबर है वो 10 से एक्सीड नहीं करेगा, नॉमिनेटेड बाय द म्यूनिसिपल काउंसिल अमंगस्ट द पर्सन्स रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द वार्ड कमिटी. साथ ही कुछ ऑफिस बेरर्स होंगे सिटीजन वेलफेयर सोसाइटीज़ के या एनजीओज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस होगा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के. नोटेबल पॉइंट यहाँ पर अगेन वही है कि यहाँ पर भी 1/3 रिजर्वेशन है वीमेन का, और जो मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वार्ड को इन द म्यूनिसिपल काउंसिल वो चेयरपर्सन होंगे उस कमेटी के. अदर नोटेबल पॉइंट इज दैट ऑफ द ड्यूरेशन, जो ऑफिस की ड्यूरेशन है चेयरपर्सन के ऑफिस की, इट शैल बी को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ द वार्ड कमेटी. सम अदर नोटेबल पॉइंट्स आर दैट जो चेयरपर्सन है ये ऑफिस वेकेट कर सकते हैं एज सुन एज ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल. अगला नोटेबल पॉइंट ये कहता है कि जो ड्यूरेशन है वार्ड कमेटी की ये को टर्मिनस है किसके टर्म के साथ? म्यूनिसिपल काउंसिल के टर्म के साथ. फिर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ पर डिस्कस किया गया है ड्यूटीज़, फंक्शंस और पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी को. तो अगर हम सेक्शन 7 की बात करें तो सेक्शन 7 में ड्यूटीज़ डिस्कस की गई हैं म्यूनिसिपैलिटी की. तो यहाँ पर ये कहता है सेक्शन 7 ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी म्यूनिसिपैलिटी टू मेक रीजनेबल प्रोविजन विद इन द म्यूनिसिपल एरिया. किन किन चीज़ों को लेकर के? लाइटिंग हो सकती है, पब्लिक स्ट्रीट की लाइटिंग हो सकती है, प्लेसेस हो सकते हैं, पब्लिक स्ट्रीट की वाटरिंग, उसके अलावा सर्वे एंड इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, क्लीनिंग पब्लिक स्ट्रीट्स, प्लेसेस एंड ड्रेन्स, साथ ही साथ रेगुलेटिंग ऑफेंसिव, डेंजरस एंड ऑब्नॉक्सियस ट्रेड्स. इन एडिशन टू दैट जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका कन्फाइनमेंट या उनका रिमूवल भी. इन एडिशन टू दोज फंक्शंस सर्टेन अदर फंक्शंस जैसे कि सिक्योरिंग और रिमूविंग डेंजरस बिल्डिंग्स और प्लेसेस, constructing, altering or maintaining public street, culverts, markets, latrines, urinals, drains, drainage works and sewage, registering births and deaths, public vaccination in public hospitals, primary schools, promoting cultural, educational and aesthetic aspects, slum improvement and upgradation, poverty alleviation. These are certain important duties जो legislation ने कास्ट की है आपके म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर. फिर अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेक्शन 8 के अंदर फंक्शन डिस्कस किए गए हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है इट मे मेक प्रोविजन विद इन द लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और आउटसाइड सच लिमिट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. किन किन मुद्दों के ऊपर? जैसा कि लेइंग आउट न्यू पब्लिक स्ट्रीट, preparing and executing master plan, constructing, establishing, maintaining, contributing to the maintenance of library, museum, reading room, lepers home, orphanages, baby folds, rescue homes, lunatic asylums, dharmashalas, rest houses, and camping grounds, poor houses, dairies, baths, bathing ghats. These are certain buildings जिनके मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी भी म्यूनिसिपैलिटी की होती है. इसके अलावा प्राइमरी स्कूल से जुड़े हुए काम, फिर आप सेंसस से जुड़े हुए काम हो गए, आपके लोकल कैलामिटीज़ से जुड़ा हुआ रिलीफ वर्क हो गया, ट्रेड को सिक्योर करना या असिस्ट करना,
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सीवेज का डिस्पोजल, फिर साथ ही साथ आपके बाकी जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना, साथ ही साथ जो आपका टूरिस्ट ट्रैफिक है उसको प्रमोट करना, एंड साथ ही साथ सप्लाई ऑफ मिल्क. Plus, there would be certain additional things on the list, but that is quite lengthy and impractical to be remembered. So it is always feasible कि आप 10 से 12 functions या 10 से 12 duties याद रखिए. More than that, इतना आपके लिए sufficient होगा आपके आंसर राइटिंग के लिए. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, तो यहाँ पर कई सारे सेक्शंस हैं जो पावर्स को डिटर्मिन करते हैं. जैसे कि सेक्शन 52 है जहाँ पर रिपोर्ट्स रिक्वायर की जाती हैं प्रेसिडेंट से. 57 है टू अपॉइंट अपॉइंट और एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ. 63 के अंतर्गत है आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर से कुछ रिपोर्ट्स को रिक्वायर करना. 71 के अंदर है कुछ परमानेंट स्टाफ को डिटर्मिन करना. 114A के अंदर बोरो मनी करना. 118 के अंदर टू मैनेज एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड टू इट्स मैनेजमेंट. इसके अलावा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना 124 के अंदर. 128 के अंदर टैक्स इम्पोज करना. साथ ही साथ 186 के अंदर टू स्टॉप इरेक्शन प्लस टू डिमोलिश इरेक्टेड बिल्डिंग्स. 192 के अंदर गत टू एनफोर्स ड्रेनेज कनेक्शन. 208 के अंदर गत टू ऑल्टर अनसैंक्शन्ड स्ट्रीट. 224 के अंतर्गत कंस्ट्रक्ट एंड ऑल्टर वाटर वर्क्स. तो ये कुछ पावर्स हैं जो अलग अलग प्रोविजंस के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं. टू सब्सटैंशिएट योर आंसर यू नीड टू रियली रिमेंबर देम. फिर अगर हम म्यूनिसिपैलिटी के टर्म की बात करें तो सेक्शन 10 का क्लॉज ए प्रोवाइड्स फॉर द टर्म ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, जो कि है 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. नोटेबल पॉइंट ये है कि जहाँ वेयर द remainder of the period for which the dissolved municipality would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election for constituting the municipality for such period. फिर अगला नोटेबल पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शंस होल्ड करने में इनेबिलिटी हो जाती है तो जितनी भी पावर्स हैं फंक्शंस हैं इट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द डीएम और अ गजेटेड ऑफिसर. जो डीएम है इस एक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा और जो गजेटेड ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाएगा डीएम के द्वारा, बट दैट पर्सन शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ द डेप्यूटी कलेक्टर. फिर सेक्शन 13E के अंदर डिस्कस किया गया है कि इस एक्ट के अंदर अथॉरिटीज़ को चूज़ करने के लिए कौन कौन से लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हैं. तो हर वो व्यक्ति हु इज़ फॉर द टाइम बिंग एंटर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ एनी वार्ड वो एंटाइटल्ड है वार्ड के अंतर्गत वोट करने के लिए. फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स डिस्कस किया गया है सेक्शन 9 की क्लॉज ए के अंतर्गत. सेम पैटर्न ऑफ द रिजर्वेशन SCs, STs एंड द BCs के लिए 27% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं. एंड ऑल्सो विमेन रिजर्वेशन यानी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स का सीट रिजर्व किया जाएगा विमेन के लिए. नेक्स्ट इज योर इलेक्शन पिटिशन. तो इलेक्शन पिटिशन हम बहुत देर से बात करते आ रहे हैं. जब हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था दैट देयर इज़ अ बार ऑन द नॉर्मल कोर्ट्स टू take up these cases under these legislation, but you can actually challenge the election of the authorities under these legislation only via election petition. So section 20 of the Uttar Pradesh Municipalities Act talks about the format of it. Election petition जो है shall be presented within 30 days after the day of which the result of the election sought to be questioned is announced by the returning officer. जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके रिजल्ट अनाउंस करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी होगी जिसके अंदर ग्राउंड्स स्पेसिफाइड होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप रिस्पोंडेंट के इलेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं. साथ ही साथ इट शैल ऑल्सो कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच द पेटिशनर लाइज. अलॉन्ग विद दैट जो आपकी इलेक्शन पिटिशन है वो सेट फोर्थ करती है सारे फुल पर्टिकुलर करनी चाहिए फुल पर्टिकुलर्स ऑफ एनी करप्ट प्रैक्टिसेस जो पिटिशनर अलेज कर रहा है. साथ ही साथ वो साइन होनी चाहिए पिटिशनर के द्वारा और वेरीफाई होनी चाहिए एज पर द प्रोसीजर जो प्लीडिंग्स के वेरिफिकेशन की प्रोवाइड की गई है प्रोसीजर अंडर द CPC. फिर सेक्शन 20 क्लॉज 3 के अंदर डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जो पिटिशन को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो
ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसके फेवर में वोट्स रिकॉर्ड किए गए हैं इन द गिवन इलेक्शन वो फाइल कर सकता है। हु क्लेम्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड इन द रूम ऑफ द पर्सन हु, जिस इलेक्शन को क्वेश्चन किया जा रहा है। साथ ही साथ बाय 10 or more electors of the municipality or by a person who claims that his nomination was improperly rejected। फिर सेक्शन 20 का क्लॉज 5 वो फोरम डिस्कस करता है। वो ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही आपको इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी होगी एंड योर पिटिशन शुड बी अकम्पनीड बाय अ चालान ऑफ द ट्रेजरी। नाउ देर आर 2 more sections जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेजिस्लेशन। सेक्शन 28 के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है और सेक्शन 27 के अंदर डिसक्वालिफिकेशन को डिस्कस किया गया है ड्यू टू द करप्ट प्रैक्टिसेस। एंड ऑल्सो देर इज सेक्शन 30 जहाँ पर पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस की गई है टू डिसॉल्व द म्यूनिसिपैलिटी, which is usually read with the section 31, and section 31 is the consequences of the dissolution of the municipality। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 40 जिसमें बात की गई है रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं कि वो मीटिंग से एब्सेंट रहते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया हो अंडर सेक्शन 12D एंड 13D, उन्होंने एक्वायर किया हो कोई शेयर इंटरेस्ट बाय और इन बिहाफ ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, या तो वो लीगल प्रैक्टिशनर की तरह अपीयर हुए हों अगेंस्ट द म्यूनिसिपैलिटी, या उन्होंने अबैंडन कर दिया हो अपना ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेसिडेंस। He has been guilty of persistent misbehavior or disorderly conduct. He has been guilty of any other misconduct. He has been abusing the office and there has been the willful contravention of the act। ये सारे कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं।